के और पहले नाटककार माने जाते हैं और उनका मध्यम आयोग उनका बहुत ही चर्चित नाटकों में से एक नाटक है। और जैसा कि मैंने बताया कि कथक में आपने बीए किया, तो कथक से लेके रंगमंच तक की आपकी कैसी यात्रा रही और क्या रही, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। तो मेरी ये यात्रा कटनी से शुरू हुई। कटनी में सबसे पहले मैंने फोक सीखा क्योंकि क्लासिकल का वहाँ पे कुछ स्कोप नहीं था, तो नृत्य में अनुभव वहाँ से मुझे मिला फोक डांस में। देन कटनी में ही मुझे क्लासिकल डांस के बारे में पता चला, कथक शास्त्रीय नृत्य जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसे सीखने के लिए मैंने कुछ समय दिया। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर बहुत सुंदर और प्रोफेशनल डांस सीखना है तो मुझे दिल्ली जाना होगा, जहाँ पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो मैं बस उनकी शरण में चली गई और वहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई किया। देन फिर मुझे पता चला कि यहाँ से ऐसे ग्रेजुएशन होता है, तो फिर मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन भी किया। बट इन बिटवीन मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि हम नाट्य शास्त्र का कुछ अंग कथक में सीखते हैं, कुछ अंग, कुछ भाग, कुछ अध्याय, लेकिन नाट्य शास्त्र की तरफ इतना रुझान मेरा बढ़ता गया कि मैं अपने आप थिएटर और सारी दुनिया से, पूरी कलाओं से एकदम परिचित होती गई। उसको सीखने का रुझान मेरे अंदर आता गया। तो इसी तरह मैंने स्कल्पचर भी सीखा। जो आप मास्क देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया है। रंगमंच के चलते मैंने सिलाई सीखी। जो आप जितने भी कॉस्ट्यूम देख रहे हैं मैंने खुद अपने हाथों से सीखे। तो रंगमंच मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ थिएटर है, रंगमंच उसने मुझे जीना सिखाया है। लाइक मेरे अंदर जो भी है वो सब रंगमंच का दिया हुआ है। तो नृत्य और मुझे लगता है नाट्य अपने आप में अलग होते हुए भी बहुत सम्मिलित हैं। नृत्य में भी नाट्य का ही रूप है और नाट्य में भी नृत्य का ही रूप है। दोनों लयबद्ध हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपनी रास्ते पर, बहुत सुंदर तरीके से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं डांसर हूँ या एक्ट्रेस हूँ या डायरेक्टर हूँ। मुझे दिल से जो करने का मन होता है मैं वो करती हूँ और ये मेरा पहला ही डायरेक्शन है। मैंने इस साल ऐसे सोचा कि मैं डायरेक्शन करती हूँ और महाकवि भास को जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर बहुत ऐसे हुआ कि अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो शास्त्र लिखा गया है उसमें भी आप फिक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो फिक्शन इतना खूबसूरत है। मतलब मैं ऐसी हो जाती हूँ जब मैं संस्कृत नाटक पढ़ती हूँ। हालांकि बहुत अच्छी नहीं है संस्कृत, तो कोशिश करती हूँ कि उसको अनुवाद करके और फिर हिंदी में ही परफॉर्म करूँ ताकि बच्चों को एक अलग दिशा मिल सके। आजकल मुंबई में मैं रह रही हूँ और बहुत ही कंटेम्प्रेरी नाटक का चलन चल रहा है, जिसके चलते बच्चों की लैंग्वेज शुद्ध नहीं हो पाती है, भाषा शुद्ध नहीं होती है। बच्चे बहुत ही मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। मतलब अगर हम थिएटर की बात करें तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा है जो क्लासिकल की तरफ कोई रुझान नहीं होता है उनका, सिर्फ उन्हें अभिनय करना होता है। लेकिन इस नाटक के थ्रू जितने भी एक्टर थे मैंने कोशिश करी कि मैं उन्हें ताल का एक बेसिक नॉलेज दे सकूं, एक बेसिक चलन सिखा सकूं, बेसिक हैंड मूवमेंट सिखा सकूं। तो बस ये मेरी जर्नी इसी साल से शुरू हुई है और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी इसे बनाए रखूं। छत्तीसगढ़ी में बोली बहुत अच्छी हुई है और ये बोली लगातार कैसे लगा कि अब भास का नाटक है, इतना पुराना नाटक है ना, लगभग 2000 साल के आसपास का ये नाटक है, और कैसा लगा कि अब आप क्या कैसे महसूस होता है कि कैसा नाटक, क्या मतलब जरूरत क्या पड़ी आपको करने की, क्या इसकी सामयिकता है, कोई कंटेम्प्रेरी है, वो तो किस रूप में है और किस रूप में आपने उसको लिया? ऐसे तो मैंने भास के 13 के 13 नाटक पढ़े, लेकिन इस नाटक से मुझे जो पर्सनल एक मिला, क्योंकि मैं भी अपनी 7 बहनों में मिडिल वन हूँ, 4th नंबर की हूँ, तो मध्यम व्यायोग से ही मुझे शुरुआत करनी थी, ऐसा शायद लिखा हुआ था। तो जो मध्यम बीच में जो बच्चे होते हैं, बीच के है ना जो बच्चे होते हैं, उनका दुख मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लाइक वो ना छोटों में काउंट होते हैं ना वो बड़ों में काउंट होते हैं। लाइक अच्छा चुप बैठ जाओ, अभी तुम बड़ों की बातें नहीं सुनो, है ना, देख रहे अच्छा कब बड़े हो गए। तो वो जो एक इमोशन है वो हमेशा से मेरे अंदर रहा है और वो जिम्मेदारी, वो सारी चीजें निभाते 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 मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे मध्यम व्यायोग तो करना ही था। प्लस इसमें एक चीज है जो हिडिंबा मुझे जिस तरह से नजर आई, आप देख रहे होंगे मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है,
तो ऐसे लोग जो एक कहते हैं ना एवरेज से थोड़ा नीचे हैं, मतलब जिनको हम ऐसे देख के कह देते हैं क्या पहना है, क्या दिख रहा है ना, बट उनके अंदर भी एक खूबसूरत इमोशन है, बहुत अच्छे होते हैं वो दिल के भी। तो हम एक बाहरी आवरण को हटा के अगर किसी के दिल में झांक सके तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा नाटक है। कि आप एक राक्षस जाति कह लें, आदिवासी कह लें, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि इन्हें मैनरिज्म नहीं है ना, ये सभ्य नहीं है, असभ्य हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। तो बस उसी को सामने लाने के लिए मैंने ये नाटक चुना। मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को ये सिखाने के लिए, जो रूप से अच्छा नहीं है, या अच्छा मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं है, या रूप से विचित्र है। हो सकता है कि कुछ बाल कम हो सकता है नाक थोड़ी टेढ़ी हो सकता है होंठ पतले हो सकता है रंग मेरे से भी ज्यादा डार्क हो, लेकिन क्या इससे कला में फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि कला तो अंदर से सीखी जाती है। तो मुझे लगा कि ये नाटक सर आज के लिए बहुत रेलेवेंट है। एक सवाल और करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। मूल संस्कृत का नाटक है, उसके बाद हिंदी में ये रूपांतरित होता है और उसके बाद फिर आप उसको लोक के बहुत नज़दीक लेके जाते हैं और उसमें कुछ शास्त्रीयता भी दिखाई देती है लेकिन लोक ज़्यादा दिखाई देता है। तो जब आप डिज़ाइन कर रही थी तो क्या सोच रही थी, क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस था उसका? प्रोसेस तो सबसे पहले ये था कि पहले मैं स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लूँ, देन फिर स्टूडेंट जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, सब स्ट्रगलर हैं, मुंबई में सब फिल्मी दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं और लगे रहते हैं। तो उनके खाली समय को भरने के लिए मैंने ये नाटक शुरू किया कि मुझे सीखना है, और इसी चलते बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन मैंने देखा कि जो एक्टर मेरे पास आ रहे हैं उनको बहुत कुछ सिखाना बाकी है, या उन्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। और इस नाटक को करते करते जो चीज़ें मैंने 25 साल 30 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो मुझे ऐसे सेग्रीगेट होती हुई नजर आई। कि जब मैं भीम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाटक देखती थी तो मुझे क्लासिकल दिखता था, देन फिर मैं हिडिंबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी तो मुझे फोक दिखता था कि ट्राइब है, देन यहाँ पे एक एस्थेटिक्स है। तो इन दोनों का मैंने मिश्रण कोशिश किया कि मैं कर पाऊँ, पर जितना हो पाया ये आप बता पाएंगे। ये मेरा पहला ही नाटक है जो कि आपको पता है। आपने से कोशिश करा कुछ पूछ रहे हैं, दे दो माइक दे दो। हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। निशा, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और दोबारा आपका हमारे यहाँ स्वागत है, और इस खूबसूरत नाटक के लिए आपको बहुत बधाई। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि घटोत्कच के कैरेक्टराइजेशन के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि वो एक समय पर इनोसेंट भी है, एक समय पे वाइल्ड भी है, एक समय पे कलरफुल भी है, और जो मास्क आपने डिज़ाइन किया और जिस तरीके से एक कलरफुल एक्स्ट्रावेगेंजा हमको दिखता है घटोत्कच में, तो व्हाट वाज योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ घटोत्कच, प्लीज? एक माँ का दिल था। मुझे घटोत्कच मेरा बच्चा ही लगता है। तो मुझे जो जो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती थी, हालांकि मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो इमोशन आ रहे हैं हिडिंबा के कैरेक्टराइजेशन से, उसी से मुझे घटोत्कच मिला। और कलर्स मैंने इसीलिए ऐड करे क्योंकि बच्चे बहुत कलरफुल मतलब चीज़ें पसंद करते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं घटोत्कच को हम एकदम ऐसा राक्षस जैसा दिखाएं, क्यों नहीं खूबसूरत दिखाएं। देन फिर उसके बालों का मुझे समझ आया कि महाकवि भास ने तो लिखा है गोल्डन बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, लेकिन एक्चुअल में तो घटोत्कच के बाल नहीं थे, वो है ना, उसके बाल ही नहीं थे। तो मैंने कहा भास ने कैसे लिख दिया कि सुनहरे बाल हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि हिडिंबा ने उसे सजा के भेजा हो भीम के पास कि मेरा बेटा एटलीस्ट सुंदर दिखे, तो प्यारा दिखे, दिखे। और जो भी मैंने चीज़ें कॉस्ट्यूम में ऐड करी उसके कैरेक्टर को इन्हेंस करने के लिए, बिकॉज मनी होता नहीं है, हम थिएटर वाले हैं, तो मैंने चिंदियाँ इकट्ठा करी टेलर्स के पास से, और उन चिंदियों से इसका पूरा जो मास्क बना है, आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं हिडिंबा की, वो सब चिंदियाँ इकट्ठा कर करके बनाया है। तो ऐसे वो कैरेक्टर अपने आप बनता गया, जो इमोशन आते गए मैं उसमें इन करती गई। दैट्स इट। बहुत खूबसूरत। आप में से और कोई? हाँ आइए पूछिए।
जो ओल्ड महाभारत था रवि चोपड़ा जी का, तो PR चोपड़ा। B.R. चोपड़ा और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि चोपड़ा जी ने, तो रवि चोपड़ा जी का जो महाभारत आपने भी देखा होगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद हुआ या आपको दिक्कत कर रहा था? क्योंकि एक बार जब हम किसी चीज को देख लेते हैं और उस पे फिक्शन अगर बनाना होता है, कल्पना करना होता है, तो हम पे कई बार सेम एज इट इज ना प्रेजेंट हो जाए, ये ख्याल रखना पड़ता है। ना देखना मेरे लिए ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को फॉलो कर पा रही थी, अपने इमोशंस को फॉलो कर पा रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब भी कुछ गढ़ता है, कुछ बुनता है, तो उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। सिर्फ आंखें नहीं होती ना कि जब मैं जो देखा है वो स्तर थोड़ा चेंज करके। कई बार दिक्कत होता है कि हम जो देख चुके हैं उसको फिर से प्रेजेंट करना और अलग तरीके से प्रेजेंट करने में हमको बहुत परेशानी बिल्कुल दिक्कत होती है। मुझे भी डर था, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं आज भी डरी हुई थी। नीचे बैठ के लिटरली ऐसे था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। डर तो होता है, कुछ भी करने के पहले डर तो होता है, हमारे गुरुजनों का, हमने जो सीखा है उन सब चीज़ों का। और मुझे बोला भी गया, जब मैंने मध्यम व्यायोग करने के लिए मैंने डिसाइड किया, तो मैंने अपने गुरुजनों से परमिशन ली कि सर मैम मैं ऐसे करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वार्न किया, लिटरली वार्न किया कि बहुत बड़े राइटर का, महाकवि भास का नाटक आप करने जा रहे हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इस नाटक को बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया हुआ है। तो मैंने कोशिश करी है बस, और इसकी परफॉर्मेंस में करती रहूँगी, दिन प्रतिदिन इसे सुंदर बनाती रहूँगी, कोशिश यही है। थैंक यू। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद एक देवी है, हिडिंबा वन देवी, वो भी तो किसी की पूजा करती होगी, और अगर वो पूजा करती होगी तो नेचुरल सी बात है धरती की ही पूजा करती होगी। तो इसीलिए मैंने धरती माता को सोचा कि मैं अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हालांकि उन पे काम अभी बाकी है, वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ज़रूर करूँगी। वो अम्बे माता वाला तो सवाल आ गया। जब सूत्रधार शुरू किए थे तो जो बुंदेलखंडी वो बात करना शुरू करते हैं, तो मतलब अंदर से एक चहक हुई थी, अरे वाह कुछ मजेदार। फिर अब देखते देखते लगा कि हिडिंबा और घटोत्कच के बीच भी वैसा कुछ संवाद क्या रचा जा सकता है, या ऐसा कोई आपका प्लान है क्या कि बुंदेलखंडी में भी वो जब वो दोनों अकेले होते हैं वो कैरेक्टर्स, तो वो उस तरह की कोई बात कर पाए? कोशिश की सर मैंने, मतलब जितना भी समय मुझे मिला, मैंने अपने जो मिट्टी की लैंग्वेज है, जो मेरी अपनी लैंग्वेज है, उसको मैंने लाने की कोशिश करी है, आगे भी करती रहूंगी। पूरा नाटक आप जी बिल्कुल, मैं कर रही हूँ, इस पे मैं काम कर रही हूँ। पूरा नाटक में बघेली, बुंदेली, इंग्लिश, पंजाबी, मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख रही हूँ, ये ट्रांसलेट कर रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अलग अलग स्टेट में जाके इन्हीं एक्टर्स के साथ इनको लैंग्वेजेस सिखा के देन परफॉर्म करूँगी। मैडम, आप कॉस्ट्यूम डिजाइन के आइडिया आपके दिमाग में कैसे इवॉल्व हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मुझे मेरे पापा से मिली है, क्योंकि हम 7 बहनें थे, तो घर में हमेशा पैसों की दिक्कत, तो मेरे पापा टेलर थे, और उनको देखते देखते ही मैंने कॉस्ट्यूम सिलना सीखा है। बट ये ट्रेडिशनल जो आपने इस्तेमाल किया नाटक में, ट्रेडिशनल आई थिंक यक्षगान से इन्फ्लुएंस होकर बनाया आपने, तो इसके साथ मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि ये कॉस्ट्यूम के साथ मैं मॉडर्न मूवमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ? कॉस्ट्यूम डिजाइन यक्षगान से इन्फ्लुएंस्ड बाई है। मच सर मैंने ऐसे किया कि मुझे जो कॉस्ट्यूम चाहिए था, बेसिकली जब मैं छोटी थी, तो जब कॉस्ट्यूम नहीं होते थे हमारे पास, तो मम्मी की साड़ियाँ फोल्ड करके हम लहंगा पहन लेते थे। तो वहाँ से ये फोक क्लिक किया, और दुपट्टों के साथ मैंने वो कथकली वाला फील दिया था कि वो ब्रॉड दिखे, ऐसे मैंने इसको मर्ज किया डिज़ाइन को। एंड मूवमेंट के लिए, क्योंकि मास थिएटर की अपनी एक अलग टेक्निक है ना, हैंड मूवमेंट एंड डायलॉग के साथ एक है, रिदम है अपनी एक, तो उसके थ्रू मुझे ऐसा लगा कि अगर ब्रॉड मूवमेंट हो रहे हैं तो समथिंग कुछ ब्रॉड होना चाहिए।